हेलो एवरीवन, वेलकम टू एयर विजय क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूक्लियाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन। जैसे कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, अब वो किस तरह से बना हुआ है, न्यूक्लियस जो है किसका कंपोजिशन है। तो जो एवरी न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस जो है वो हमारे पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हर एक एलिमेंट का जो प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है अलग अलग रहेंगे। न्यूक्लियाई के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई आर बाउंडेड टुगेदर वेरी टाइटली। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, यही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, वो एकदम से क्या होते हैं, एक हमारे न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बिल्कुल टाइटली होते हैं, पैक्ड होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। जनरली न्यूक्लियाई कैन बी ट्रीटेड एज ए सिंपल अनब्रेकेबल पार्टिकल इन केमिकल रिएक्शन और एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियाई है इनके बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। इसकी भी हम लोग आगे बात करते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन ए न्यूक्लियस ब्रेक अपार्ट और इज असेंबल्ड। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, ये टूटता तो है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, असेंबल हो जाता है। दीज रिएक्शन कैन रिलीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब भी इस तरह की कोई रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर बहुत अमाउंट मात्रा में एनर्जी बाहर निकलती है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसे मिलकर बना होता है, तो सबसे पहले रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या करा था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके दो एसोसिएट था गीजर और मार्सडन, उनके द्वारा ये सब किया गया था। और उन्हें बॉम्बार्ड किया था किसका, अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल के ऊपर। और वहां पर देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्केटर हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि दिखा रहे थे कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम इन अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो पूरी जो गोल्ड फॉइल थी, तो गोल्ड फॉइल में क्या हुआ, जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहे थे बहुत कम एरिया में एक हमें ऐसा पॉइंट दिखा था, वहां पर अल्फा पार्टिकल गए और टकराने के बाद वापस चले आए। तो यहाँ से ये पता चला कि बहुत स्मॉल पार्ट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंसेंट्रेटेड है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में। तो इसे हमने नाम क्या दिया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स, जो भी हमारे प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है उनको दोनों को मिला दो तो नाम बनेगा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो हमारे मान लो कोई एलिमेंट है, तो ये जेड क्या है और ये क्या है, तो जेड बनेगा हमारा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बना जेड और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बनेगा, कैपिटल एन। तो अगर मान के चलो किसी भी एलिमेंट के हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो उसका एक फॉर्मूला बनेगा, जो भी हमारा मास नंबर है ए, इस वाले में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो टोटल मास नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास नंबर बराबर जेड प्लस एन।
एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाएगा क्या, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ए बनेगा एटॉमिक नंबर, जेड बनेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास इन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है और न्यूक्लियस का कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। एटॉमिक मास, बच्चों ध्यान रखना कि दो चीजें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। तो यहां पर हम लोग एटॉमिक मास देखेंगे, ना कि एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस जो है इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कहें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल, कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब यहां से दोनों में अंतर देखिए, यहां पर जो प्रोटॉन का मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो एटॉमिक मास होता है, ए एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन। द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटॉमिक मास की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसका जो मास नंबर है वो अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आप हाइड्रोजन ले लो 1H1, तो इसका जो मास नंबर है वो अलग है, इसलिए इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो अलग आएगा। इसी तरह से कोई भी ले लो, जैसे मानो क्लोरीन ले लिया हमने, तो क्लोरीन का भी क्या होगा, मास नंबर अलग है, तो इसका एटॉमिक मास अलग आएगा। अब किस तरह से हम एटॉमिक मास निकालें, द पीरियोडिक टेबल कंटेन एन एवरेज वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। तो जो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है, एवरेज वैल्यू दे रखी होती है किसकी, एटॉमिक मास की, फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए, बेस्ड ऑन द नेचुरल एबंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट। द वैल्यू लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल ऑफ एटम्स। मतलब एक एटम के मोल का 1 एटम ऑफ मोल के टर्म में वो दे रखा होता है हमारी वैल्यू ग्राम में, ठीक है। अब यहां पर हम कैसे निकालें, तो जैसे अगर आपको निकालना हो मास नंबर, तो मास नंबर हमें मालूम होता है ए। अगर हमें एटॉमिक मास चाहिए, क्या चाहिए, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यहां पर आप देख पा रहे हो कि मास जो है, मास, तो मास की यूनिट होती है क्या, किलोग्राम। तो यहां से क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा मास नंबर है इसमें हम एक एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो एक एएमयू है वो हमारा होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके होते हैं 1 एएमयू जो है वो होगा 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब ये जाके आपका क्या बन गया, एटॉमिक मास, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रोटॉन की अगर बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो मास है वो 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये एग्जैक्ट होता है, ठीक है। और मास, एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो हमने बताया था एक एएमयू, ठीक है, 1.0073। मास की अगर बात करें तो हो जाएगा 938.27 MeV पर सी स्क्वायर। सी का मतलब होता है जो लाइट की स्पीड है वो, ठीक है।
और लाइट की स्पीड आपको मालूम होती है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको मास ई वाले टर्म में चाहिए MEV अपॉन में सी स्क्वायर, तो बनेगा 938.27। उसी तरह से न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मास बनेगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये जो बनेगा 1.0087 यूनिट। और MEV अपॉन में सी स्क्वायर की वैल्यू होगी, MEV का मतलब है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है, तो होगा 939.57। इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज होता है कैसा, नेगेटिवली चार्ज। मास बनता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एटॉमिक मास की बात करें तो बनेगा 5.486 इंटू 10⁻⁻4, और MEV पर सी स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.5110। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। साइज क्या होता है न्यूक्लियस का? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो उसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में, कहें तो फर्मी मीटर के ऑर्डर में। Size of nucleus was estimated in terms of distance of closest approach of an alpha particle in Rutherford's alpha scattering experiment। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको भी जाके पहले पढ़ लें, ठीक है, जिसके हमने प्ले लिस्ट में पहले से बता रखा है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जैसे मानो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये है कि जो भी अल्फा पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो वो डिस्टेंस, जैसे मानो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल जब जाएगा तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल होता है 2He4। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। जब ये इधर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से अल्फा पार्टिकल रिपल होके वापस आ जाए, ये वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इफ एन अल्फा पार्टिकल विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो, KE या फिर E, अप्रोचेज ए टारगेट ऑफ एटॉमिक नंबर। अब कोई हमारे पास एटॉमिक नंबर दे रखा है, मतलब कोई भी हमारे पास दे रखा है मेटल वगैरह, गोल्ड फॉइल हम मान लो। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज D, हमने क्लोजेस्ट अप्रोच क्या मान ली, D मान ली। तो यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/4πε02 ZE²/D, ठीक है। Z क्या होगा, Z होगा, ZE जो होगा वो इसका चार्ज होगा, ठीक है। E क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। द रेडियस R ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A गिवन बाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हम लोग निकालते हैं कि R जो है, R रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की वो R0 हमारे कांस्टेंट है A⁻⁻⁴। अगर आपको साइज चाहिए, साइज, तो साइज हम इस तरह से निकालेंगे। जो R0 है, R0 की वैल्यू हमारी होती है कांस्टेंट 1.14 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम बोलेंगे 1.1 फर्मी मीटर, ठीक है। तो फर्मी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 को ही हम बोलते हैं फर्मी मीटर। क्लियर है? तो ये होता है साइज। साइज अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे, R रेडियस हमें पता चल गई, R0 A⁻⁴। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस इज, सरफेस एरिया अगर निकालें तो बनेगा A⁻2/3। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर V⁻⁴ या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अब यहाँ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वॉल्यूम अगर निकालें तो वॉल्यूम क्या बनेगा, हम स्फेरिकल मान के चले थे, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है B = 4/3 πr3, तो यहाँ 4/3 πr3, तो यहाँ से R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएगा किसके, B के, ठीक है।
तो यहाँ से हम करेंगे इसको न्यूक्लियर डेंसिटी अगर निकालें तो सिंस न्यूक्लियर इज कंसीडर टू बी स्फेरिकल शेप, हमें मालूम है कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम निकाल चुके थे, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास थी आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा कितना, आर नॉट क्यूब, और ए की पावर क्यूब करोगे, अब पहले से 1/क्यूब है तो क्या बनेगा, आर नॉट की पावर 3 और ए। मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास हम लोग निकाल लिया, जैसे ए मास नंबर इंटू में एएमई जो हमने बताया था पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की वैल्यू हमारे पास है और वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है, ए से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2.67 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर की डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, तो क्या कहोगे, नहीं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर पे, डिपेंड नहीं करती है मास नंबर पे, कौन, न्यूक्लियस की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई इज सेम फॉर ऑल एटम्स, डेंसिटी जो होगी न्यूक्लियाई की वो सारे एटम के लिए क्या होगी, सेम होगी। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट द सेंटर, जो डेंसिटी होगी न्यूक्लियस की वो सेंटर पे ज़्यादा होती है, एंड फॉल्स टू जीरो एज वी मूव रेडियली आउटवर्ड। अब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर भागोगी तो क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। न्यूक्लियर डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, न्यूक्लियस के पास कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डेंसिटी, तो कैसा ग्राफ बना है, इन्वर्सली बना है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, डेंसिटी कम होगी। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, तो एटॉमिक मास यूनिट इज एएमयू, हम लोग पढ़ते हैं इसको 9th क्लास में केमिस्ट्री में, एक तरह से डिफाइंड है। एएमयू जो होता है वो कार्बन का एटम के कितना होता है, 1/12 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 एएमयू। ठीक है, तो 1 एएमयू की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 1.6605 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। मास ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, कुछ हमारे एटॉमिक पार्टिकल हैं उसका मास क्या होता है, तो जैसे अगर एएमयू हम देखें तो प्रोटॉन का मास जो बनेगा 1.0073 एएमयू, उसी तरह से न्यूट्रॉन का जो बनेगा 1.0086 एएमयू, इलेक्ट्रॉन का बनेगा 0.0005 एएमयू। 1 एएमयू इज क्लोज टू मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, 1 एएमयू जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे हाइड्रोजन एटम की लगभग लगभग क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक, अब एमसीक्यू हम कुछ कर लेते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियन से मिलके बना होता है, जिसके अंदर क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, डेंसिटी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो डेंसिटी का फॉर्मूले में जो ए था वो हमारा क्या हो गया था, कट गया था, तो मास नंबर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर बात करें न्यूक्लियाई विद सेम एटॉमिक नंबर, पहला होता है हमारा आइसोटोप, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, आइसोटोप पढ़ते हैं। और आइसोटोप के पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो 1H1 1H2 1H3, तो ये हमारे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप। ये लिथियम के आइसोटोप हैं, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। इसी तरह से आइसोबार क्या होते हैं,
ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार के पास जो होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे कि हो गया यहाँ पर देखो, एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर, जो मास बनेगा या फिर मास नंबर बनेगा वो क्या है, सेम है, लेकिन जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होंगे। ठीक है। आइसोटोन की बात करें तो न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास सेम नंबर हो न्यूट्रॉन के और विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इनका एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन। जैसे कि ये 17Cl37 और 19K39, तो 17 में से 37 घटाओ तो कितना बचेगा, 20, और 39 में 19 बचाओ घटाओगे तो भी बचेगा 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी तुम्हारा मास नंबर है ए माइनस का एटॉमिक नंबर, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे। आइसोमर्स क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, इनका सेम मास नंबर भी होता है, सेम एटॉमिक नंबर भी होता है, बट डिफरेंट न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, उनका जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। अब आते हैं एमसीक्यूज कुछ कर लेते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, आइसोटोप। क्या बोलेंगे, आइसोटोप। इसका ऑप्शन होगा डी सही। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलेंगे, आइसोबार। बी ऑप्शन इज करेक्ट। डिस्कवरी और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, तो 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की। वैन बेरिलियम न्यूक्लियाई वर बॉम्बर्ड विद, बेरिलियम जो है न्यूक्लियाई वर बॉम्बर्ड विद अल्फा पार्टिकल 2He4, देन न्यूटन रेडिएशन वाज एमिटेड। Then Chadwick predict that the neutral radiation consists a new type of particle called neutron। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा न्यूट्रल रेडिएशन आ रही है वो हमारे कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी होंगी, वो पार्टिकल का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन। एंड द रिएक्शन इज एज फॉलो, और रिएक्शन किस तरह से बनी ये तो हम पढ़ चुके होते हैं। डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम है। द नेचुरल रेडिएशन सपोज टू हैव मोर देन अवेलेबल फ्रॉम द बॉम्बरमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियाई विद अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से इस तरह से क्या है, इन्होंने कुछ अरेंजमेंट बनाया, ये देखा ये हमारे पास पोलोनियम है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, ये बेरिलियम है। तो यहाँ से देखा कि न्यूट्रॉन की कुछ हमारी वो क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है। ये पैराफिन बैग्स रखे उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनाइजेशन चैम्बर है। प्रॉपर्टीज क्या है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन आर डिफ्रैक्टेड बाई क्रिस्टल, इट इज स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है, एंड अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इट्स हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इज अबाउट 1000 सेकेंड, इसका जो हाफ लाइफ होता है पीरियड वो कितना होता है, 1000 सेकेंड होता है। इट डिके बाय फॉलोइंग प्रोसेस, इसका डिके कैसे होता है, तो डिके के लिए एक रिएक्शन दे रखी है। जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो ये क्या किया, ये हमारे पास कोई हाइड्रोजन का वो दे रखा है एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने इसमें जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो इसका जो मास है हमारे पास कितना है, 0। तो यहाँ पर क्या बना, कुछ ये हमारा निकलेगा पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसे। ठीक है, इट्स मास इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मास प्रोटॉन के बराबर होता है। द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन नाउ बी डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग टर्म एज सिंबल।
तो एटॉमिक नंबर Z बनेगा, N बनेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की सहायता से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, जो कि हम निकाल भी चुके थे। न्यूट्रॉन आर पार्टिकल्स सो दे विल नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे पार्टिकल हैं, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली नहीं, न्यूट्रली यस। तो ये कैसे हैं, न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल हैं, ऑप्शन होगा सी सही। न्यूट्रॉन हैव लो पेनिट्रेटिंग एंड लो आयनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग एंड हाई आयनाइजिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग लो आयनाइजिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग हाई आयनाइजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई पेनिट्रेटिंग और लो आयनाइजिंग पावर। मास एनर्जी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल जो है वो कंसिस्ट होता है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। किस तरह से, जो अल्फा पार्टिकल है वो एक हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का मॉलिक्यूल है 2He4। अगर हम यहां से निकालें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने आएंगे, 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालें तो बनेगा 4 - 2 = 2। मास ऑफ एक्चुअल अल्फा पार्टिकल, और इसका जो मास होगा वो 4.0015 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसे। टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज 4.020 यूनिट। द डिफरेंस इन द above two masses is due to the binding energy of alpha particle। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे अगर हम देखें कि जो एक्चुअल मास है वो हमारे पास कितना है, 4.0015 यूनिट, और टोटल मास अगर बात करें तो है कितना इंडिविजुअल का पार्टिकल का, वो है 4.0320। अब ऐसा क्यों है, तो इन दोनों में कहीं मास में डिफरेंस आपको देख रहा है, मास में डिफरेंस है। द डिफरेंस इन टू एव मासेस इज ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किसकी वजह से होता है, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होता है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसी के बारे में हम डिटेल में यहां पढ़ेंगे। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है Δmc², E = Δmc²। अब जो Δm लिखा है जिसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट हमारा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट किस तरह से डिफाइन होता है, मास डिफेक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम कोई भी, जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और ये आपस में जब बाइंड होंगे तो बाइंड होने के बाद क्या है, इसका जो मास है वो बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत पास जब आएंगे तो इसका मास बढ़ जाता है। क्यों, तो बहुत कम हमारा अंतर आता है इसके मास में। आप देख पा रहे हो बहुत कम अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, या मास कम हो जाए। फॉर द अल्फा पार्टिकल Δm मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी है, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -0.035 यूनिट, और जो बाइंडिंग एनर्जी में आएगी डिफरेंस वो बनेगा -28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अल्फा पार्टिकल हैज ए लोअर एनर्जी, अल्फा पार्टिकल के पास लोअर एनर्जी देन ए कलेक्शन ऑफ सेपरेशन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या है, कम है। अगर हम कलेक्शन देखें अलग अलग किनका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे वो बहुत क्लोज आएंगे तो उसका जो मास है वो कम हो जाता है। मतलब पहले हमारे पास जो न्यूक्लियस दे रखे थे वो अगर बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उसका मास जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास क्या हो गया, कम हो गया, तो मास डिफेक्ट। सिंस द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल, दे हैव ए पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद देम। और प्रोटॉन के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दिस इज वेरी लार्ज, और जो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लार्ज, कंपेयर टू टाइपिकल एटॉमिक स्केल एनर्जी ऑफ अराउंड द
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी स्केल से भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। दिस इज मच लार्जर देन द एनर्जी एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन। तो प्रोटॉन के बाद बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एनर्जी होती है। कौन सी? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻12। द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नेगेटिव इन आल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी या किसी तरह की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, उसको हम यहाँ से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही दिखाएंगे। द रेस्ट एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी फाउंड फ्रॉम। तो जो रेस्ट एनर्जी है वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं E बराबर mc² से। अगर हम बात करें जो एनर्जी है वो बनती है कितनी? प्रोटॉन के लिए 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम मास को एक्सप्रेस करें तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होती है वो बनेगी एनर्जी पर c²। और c क्या होगा? c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इस तरह से जो मास बनेगा वो हो जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है। मास कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में मास को एक्सप्रेस करें तो बनेगा 1 यूनिट इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये तो मास बना। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट करें? MEV अपॉन में c² तो बनेगा 931.5 MEV²। तो ये मास है, एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका अक्सर हम प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन। ये किसने प्रपोज किया? आइंस्टाइन ने प्रपोज किया। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास m इज गिवन बाय E बराबर mc²। मतलब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? mc² के बराबर होगी। द मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी E इज गिवन बाय m इक्वल्स टू E अपॉन c²। तो मास इक्विवेलेंट किसके होगा? जो भी हमारी एनर्जी होगी वो बन जाएगा m बराबर E अपॉन c²। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम निकालने में सहायता लेंगे। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर Q वैल्यू। तो जो भी हम निकालें न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें जो हमारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, तो उसको भी हम किस में? इसी में मेजर करेंगे। कुछ हमारे MCQ है उनको हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इज यूज्ड किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा। टू एस्टिमेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। टू एस्टिमेट द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ओनली ए, बोथ ए एंड बी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो ये हमने एक AMB पढ़ा है किसके बराबर? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। अगर कोई भी न्यूक्लियाई हमारा स्टेबल है तो मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेनिंग n न्यूट्रॉन एंड z प्रोटॉन इज लेस देन टोटल मास ऑफ n आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्लस आइसोलेटेड प्रोटॉन। मतलब अगर मान के चलो कोई भी हमारा न्यूक्लियाई स्टेबल है तो उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उनका जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि n इज लेस देन z। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ masses of constituent nucleons in their free state। अब मास डिफेक्ट क्या है? जो भी मास है किसका? न्यूक्लियस का, इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ masses of constituent nucleons in their free state। द डिफरेंस इन द मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो न्यूक्लियाई हैं, एक है X और दूसरा है Y। ठीक है,
ये हमारे मान के चलो फ्री स्पेस में है, फ्री स्टेट में है पहले, और ये दोनों मिलके हमारे कोई जेड बना दे रहे हैं। तो इन दोनों का जो मास अगर हम जोड़ें, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, तो ये हमारे दो हैं, दो मिलके एक क्या बनाए हैं, न्यूक्लियस बनाए हैं। ठीक है, तो इसका जो मास होगा वो हमेशा कम होगा इन दोनों के मास से। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे हमारे मान लो न्यूक्लियॉन्स हैं, और ये सारे न्यूक्लियॉन्स हमारे क्या होने, इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियस बना दें, तो इसका मास जो है वो कम होगा m2 मान लो, और इसका मास जो है m1। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या पढ़ेंगे, मास डिफेक्ट। ठीक है, तो इसका मास होगा ज़्यादा और इसका मास होगा कम, तो न्यूक्लियस ये बना, न्यूक्लियस का मास कम होगा, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट अक्सर पेपर में पूछा जाता है, क्या हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ना। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां पर जो मास डिफेक्ट हो रहा है, तो एनर्जी जो इक्विवेलेंट होगी मास डिफेक्ट की, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी जो बनेगी, ठीक है, मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट, द बाइंडिंग एनर्जी कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो हमने बता दिया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूक्लियॉन्स हैं, उसका और न्यूक्लियस के मास से हम डिफरेंस कर देंगे, इस तरह हमें मास डिफेक्ट मिलेगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम हमें मालूम है क्या है, मास डिफेक्ट है। बाइंडिंग एनर्जी अगर अर्ग में निकालें तो हो जाएगा डेल्टा एम, हम ग्राम में निकालना पड़ेगा, और 9 × 10⁻20। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जूल में निकालें तो ये बनेगा, इफ मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इन AMU। अगर मान के चलो मास डिफेक्ट हमारा डेल्टा एम किस में है, AMU में है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी, 931.5 MeV। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसी तरह के सवाल आते हैं पेपर में। अगर मान के चलो Z और E रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, A क्या है, मास नंबर न्यूक्लियस का, तो बाइंडिंग एनर्जी जो बनेगी न्यूक्लियस की वो क्या बनेगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हमें मालूम है जो भी हमारे पास होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसमें से न्यूक्लियस के मास को हम घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, मास न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का जोड़ना है। जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, न्यूक्लियस बना। तो अगर मान के चलो ये सब बहुत पास पास आए, तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, इसका मास ज़्यादा था, तभी तो मास डिफेक्ट पड़े। तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारी क्या होगी, कि जो मास होगा प्रोटॉन का और जो मास होगा न्यूट्रॉन का, इनको दोनों को ऐड कर लो, अब माइनस कर देंगे क्या, मास न्यूक्लियस का, और इंटू में सी स्क्वायर, तो ये तुम्हारी बन जाएगी किसमें, जूल में। अगर आपको चाहिए किसमें, MeV में, तो हमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम पहले ही बता चुके थे, अगर आपको उसमें चाहिए MeV में, तो हम 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालें, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये हम क्या करेंगे, A से डिवाइड कर देंगे। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, Mn क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस। इफ द पैकिंग फ्रैक्शन इज नेगेटिव, अब यहाँ पर देखो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, M - A अपॉन में A, मतलब डेल्टा M अपॉन में A। M क्या है, एटॉमिक वेट, और ये क्या है, एटॉमिक मास, तो A है एटॉमिक मास, अब वो एटॉमिक वेट AMU में। अगर मान चलो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शन M - A अपॉन में A, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, M - A अपॉन में A। अगर मान के चलो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है,
तो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज जीरो किसके लिए होता है? कार्बन के लिए। ध्यान रखना। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कर्व की बात करते हैं। द कर्व ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। तो जैसे हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं, बहुत लाइटर न्यूक्लियाई हैं और कुछ हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं, उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो आयरन के लिए होती है। किसके लिए होती है? आयरन के लिए। तो ज़्यादा स्टेबल जो है वो होता है आयरन। कौन होता है? आयरन। इसकी होती है 8.7 लगभग। ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे, हीलियम। ठीक है। तो इनके लिए लिथियम, हीलियम जी रहा, तो हीलियम के लिए बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यूरेनियम के लिए। ठीक है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है पर न्यूक्लियन की। तो मेन फीचर क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व के? बाइंडिंग एनर्जी इज हाई इन द लार्ज 28 से लेके 138। मतलब अगर मान के चलो मास नंबर जिनका 28 से लेके और 100 कितना 138 है, तो उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी वो ज़्यादा होती है। ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब जैसे मान के चलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में आप देखें, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि हल्के हैं बहुत। कैसे हैं? लाइटर हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? आपस में न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होंगे तो क्या उनका मास नंबर बढ़ेगा। मास नंबर बढ़ेगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? जुड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हैवी न्यूक्लियाई जैसे मान के चलो 220 से ज़्यादा वैल्यू हो गई, आर हैली अनस्टेबल। तो ये क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए ब्रेक होते हैं दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई में। ठीक है। बाद में ये स्टेबल हो जाते हैं। ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व बना है, इसके इधर जो हमारे हैं ये क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो ये करते हैं क्या? फिजन। क्या करते हैं? फिजन। और इधर जो बने हैं ये वाले, ये कराते हैं फ्यूजन। मतलब ये लाइटर न्यूक्लियाई है वो जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, बाद में स्टेबल हो जाता है। इधर क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियाई टूट के हल्के न्यूक्लियाई में तो क्या करते हैं? स्टेबल कराते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है? प्रोसेस हैं स्टेबल कराने के न्यूक्लियस को। तो ये एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो ये हमारे मेन फीचर हैं। द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर दोज विद द लार्ज बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे ज्यादा वही स्टेबल न्यूक्लियाई होगी जिसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे कि मान के चलें आयरन, आयरन की ज्यादा होती है। विद इंक्रीज इन मास नंबर, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? इंक्रीज होगी क्या? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। तो यहां पर जो आयरन के लिए होती है वो कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर आफ्टर विद इंक्रीज ऑफ मास नंबर, उसके बाद क्या है? मास नंबर इसके बाद बढ़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगती है। ठीक है। तो यूरेनियम के लिए 7.6 हो गई। वेरी लाइट न्यूक्लियाई आर लीस्ट स्टेबल, और लाइट न्यूक्लियाई क्या होती हैं? बहुत कम स्टेबल होती हैं। वेरी हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, ये भी कैसे होती हैं? अनस्टेबल होती हैं। द न्यूक्लियाई विद इंटरमीडिएट मास नंबर आर मोस्ट स्टेबल। The decrease in binding energy per nucleon for heavy nuclei is due to the electrostatic repulsion between proton. Binding energy per nucleon for helium nucleus is about 7 mega electron volt. If एटॉमिक जो नंबर है या मास है वो हमारा क्या हो जाए? 56 से ज़्यादा हो जाए तो न्यूक्लियर फिजन होगा। क्या होगा? फिजन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अगर मान के चलो 20 से कम है तो यहाँ पर फ्यूजन होगा। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन फिजन, फिजन में रिलीज होती है बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर फॉर फ्यूजन फ्रेगमेंट देन इनिशियल हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जब भी
जब भी फिजन या फ्यूजन हो तो क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, ठीक है, रिलीज होती है एनर्जी। फिजन में रिलीज होती है ज़्यादा और फ्यूजन में कम। Minima are associated with nuclei containing an odd number proton and neutron such as hydrogen, helium, nitrogen, and maxima associated with the nuclei having even number। तो जो हमारे इवन नंबर होते हैं उनके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, और जो हमारे ऑड नंबर होते हैं उनके पास क्या होती है, कम होती है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हीलियम के लिए ज़्यादा, तो देख पा रहे हो ग्राफ में, ठीक। तो हाइड्रोजन के लिए कम, हीलियम के लिए ज़्यादा, मतलब इवन के लिए ज़्यादा, ऑड के लिए कम। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हैवी न्यूक्लियस फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन इज ग्रेटर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई विच आर फ्यूज। Iron, whose binding energy per nucleon stand maxima 8.7, is the most stable and will go under neither fission or fusion। ना तो इसका फिजन होगा और ना ही फ्यूजन होगा। हमारे को एमसीक्यूज में बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड। तो मास डिफेक्ट होगा, क्या होगा, मास डिफेक्ट। इफ m इज एटॉमिक वेट, a इज द मास नंबर, देन m माइनस a अपॉन a, तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। फोर्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फोर्स लगता है। फोर्स क्या है, फोर्स इनसाइड ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, टेंसर फोर्स और हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। कूलम फोर्स को पहले समझते हैं। ये कूलम फोर्स है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमेशा रिपल्शन का काम करता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि दोनों हमारे लाइक चार्ज है। और ये वाला फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इनस्टेबिलिटी के लिए न्यूक्लियस की। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो कूलम फोर्स इंक्रीज होगा और स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की डिक्रीज होगी क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो फोर्स जो एक्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कहें तो यहाँ तो हम बात करें तो कूलम फोर्स से ज़्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा होगा। तो जैसे एनर्जी क्या है ऐसी है, तो इसका ग्राफ ये बनता है। तो यहाँ डिस्टेंस से, ये हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम होता है। उसके बाद फिर से जैसे सेपरेशन होगा तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेपरेशन कम तो भी एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब सेपरेशन बढ़ाएंगे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में पहुंच जाती है। द न्यूक्लियर force between two nucleon fall rapidly to zero as their distance is more than potential energy between two nucleons as a function of distance and it is minimum at distance r naught। तो ये वाली जो जब मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम। Repulsive force between proton is about 10 की पावर 36 times as greater as gravitational force between them। और जो रेशियो होता है स्ट्रेंथ का ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर फोर्स का वो ये होता है। मतलब अगर मान के चलो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एक है, तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा, मतलब कूलम्बिक कितना होगा 10 की पावर 36 और न्यूक्लियर कितना होगा 10 की पावर 38। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसकी वैल्यू है, न्यूक्लियर की। प्रॉपर्टीज क्या होती है न्यूक्लियर फोर्स की, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन सेपरेटर ऑफ न्यूक्लियंस इज वेरी ऑर्डर इज
ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बहुत कम रेंज में काम करता है। स्पिन डिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस आर पैरेलल। नॉन सेंट्रल होता है, ठीक है। और क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल है, नॉन ग्रेविटेशनल है, एक्सचेंज फोर्सेस होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मीन्स बिटवीन पाई मेसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अगला फोर्स हमारा कौन सा है, हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस देन 0.5 फर्मी मीटर। अगर मान के चलो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस हमारी 0.5 मीटर फर्मी मीटर से कम हो जाए, तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ऑफ रिपल्सन इन स्टेट ऑफ अट्रैक्शन। दीज फोर्स आर कॉल्ड हार्ड कोर रिपल्सिव फोर्स। ये भी हमारा कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। फोर्स कीप द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियन कांस्टेंट। ये क्या करता है, उसके वॉल्यूम वगैरह को कांस्टेंट करके रखता है। एक हमारे पास टेंसर फोर्स। जितने भी हमारे न्यूक्लियंस होते हैं वो स्पिन करते हैं, सो दे हैव बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करते हैं। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन टू डायपोल। तो ये दो डायपोल के बीच में काम करता है। ये वाले फोर्स को हम बोलते हैं क्या, टेंसर फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। ये प्रिवेल अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 3 फर्मी मीटर, और ये 3 फर्मी मीटर तक काम करता है। टेंसर फोर्स से अराइज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियंस, और स्पिन मोशन न्यूक्लियंस के, ठीक है। बीटा डिके, अब बीटा डिके कहाँ होता है, ये बीटा डिके मेनली ड्यू टू टेंसर फोर्सेस। बीटा डिके मेनली टेंसर फोर्सेस की वजह से ही होता है। एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। कुछ एमसीक्यूज हमारे हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, दे आर शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसमें होगा दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बाकी सारे सही है, ये भी सही, इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर फिजन, जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दो तरह से जाती है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन में, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो अगर मान के चलो कोई हैवी न्यूक्लियस है और उसका डिके हो 2 या 2 से अधिक मास में और फ्रेगमेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। तो एक हैवी न्यूक्लियस जब 2 या 2 से अधिक हल्के न्यूक्लियाई में या फ्रेगमेंट में टूट जाए, उसे हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर फिजन। और अगर मान के चलो जो लाइट न्यूक्लियाई है अब वो फ्यूज हो जाए, फ्यूज का मतलब फ्यूज होने के बाद वो बड़ा न्यूक्लियाई बना ले, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन की बात करेंगे तो ऐसी फिनोमेना जिसमें स्प्लिट हो क्या, हैवी न्यूक्लियस और छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और एनर्जी का लिबरेशन करे। एनर्जी निकलती है जब भी वो क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं हैवी न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। तो ये वाले फिनोमेना क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फिजन। रेडियो एक्टिव डिके कैन बी इंड्यूस बाय ए कॉलिजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई और बाय द कॉलिजन ऑफ ए न्यूट्रॉन विद अ न्यूक्लियस। तो जैसे मान के चलो हमारे पास एक है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन फिजन प्रोडक्ट, न्यूट्रॉन फिजन प्रोडक्ट और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से क्या हो रहे हैं, फिजन हो रहे हैं। फिजन प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय ऑटोहन एंड स्ट्रेसमैन। तो ये सबसे पहले जो फिजन का प्रोसेस है किसने ऑब्जर्व किया, तो ऑटोहन एंड स्ट्रेसमैन। दिस थ्योरी वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय बोहर एंड व्हीलर। और बाद में जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करी वो किसने करी, बोहर एंड व्हीलर ने, यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल। किसका प्रयोग करके, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। एग्जाम्पल की बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। जैसे मान के चलो हमारे पास है यूरेनियम का कोई भी एलिमेंट जो कोलाइड हो रहा है विद ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोलाइड हुआ,
द मेन प्रोडक्ट आर टू न्यूक्लियाई बोथ रफली हाफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियस। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये हमारा जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन की तरह काम करता है, थर्मल न्यूट्रॉन की तरह। तो हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये थर्मल न्यूट्रॉन की तरह काम किया, तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है वो हमारा टूट गया किसमें, 56 बेरिलियम, 36 क्रिप्टॉन, और ये हमारे 3 क्या निकाल दिए इसने, न्यूट्रॉन निकाल दिए। और एनर्जी कितनी निकाली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये फिजन का एक एग्जांपल है। द प्रोजेक्टाइल यूज टू बाउंड्री ए हैवी न्यूक्लियस नीड नॉट बी न्यूट्रॉन, इट कैन बी ए प्रोटॉन। तो यहां पर क्या है, किसी का वो कराने के लिए, फिजन कराने के लिए जरूरी है कि न्यूट्रॉन की जरूरत पड़े, हम प्रोटॉन का प्रयोग कर सकते हैं 6.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ड्यूट्रॉन जिसकी एनर्जी कितनी होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अल्फा पार्टिकल। द फिजन प्रोडक्ट फॉल इन टू ग्रुप, वन ऑफ एटॉमिक नंबर इन रेंज ऑफ 35 to 43। तो फिजन जो होगा वो जब एटॉमिक नंबर कितना हो, 35 से लेके 43 के बीच में इनका होता है फिजन। और एटॉमिक मास रेंज कितनी है, 80 से 110। अदर ऑफ एटॉमिक नंबर इन द रेंज ऑफ 51 से 57। एटॉमिक मास रेंज 125 से 160। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, हीट एनर्जी, साउंड एंड लाइट एनर्जी। अब कुछ एनर्जी जो है वो निकल किसके रूप में निकलती है, गामा रेज के रूप में, हीट एनर्जी और साउंड एंड लाइट। तो यहां से एक आपको एग्जांपल और मिल गया कि गामा रेज कहां से निकलती है। तो आप कह सकते हो कि जब न्यूक्लियर फिजन होगा तो वहां पर आप गामा रेज के रूप में एनर्जी निकलती है। 0.1% ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहां पर जो मास का 0.1% है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा, न्यूट्रॉन रिलीज इन फिजन आर टू टाइप। तो फिजन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, कैसे, विच आर रिलीज इन ए टाइम पीरियड ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। दूसरा, हाँ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट 99.6.3%, नॉट सुटेबल फॉर चैन रिएक्शन, ये चैन रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। हाईली एनर्जेटिक होता है ये। दूसरा हमारे होता है डिले न्यूट्रॉन। डिले का मतलब ये होता है कि विच आर रिलीज आफ्टर 10⁻⁻14 सेकेंड। तो यहाँ पर जो भी है कब हो, जब समय 10⁻⁻14 सेकेंड हो उसके बाद, इसे बोलते हैं डिले न्यूट्रॉन। विच आर एमिटेड बाय अनस्टेबल फिजन फ्रेगमेंट, जो भी अनस्टेबल फिजन फ्रेगमेंट होते हैं वहां से एमिट होता है। कॉन्स्टिट्यूट होता है 0.64%, 0.64%। दे आर कॉज ऑफ चेन रिएक्शन, और यहां से चेन रिएक्शन होती है। लेस एनर्जेटिक होता है। विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रनिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर को रनिंग करने का काम करवाता है। ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस इन ईच फिजन, और हर एक फ्रिज में अगर एवरेज निकालें तो 2.5 न्यूट्रॉन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एनर्जी कंसीडरेशन की बात करें तो फास्ट न्यूट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन का 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और टोटल एनर्जी जो रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कहाँ, फिजन में। फिजन के फीचर कौन कौन से हैं फिजन रिएक्शन के, देयर कैन बी मैनी डिफरेंट पॉसिबल रिएक्शन प्रोडक्ट। द रिएक्शन प्रोड्यूस मोर फ्री न्यूट्रॉन देन इट यूजेस। These free neutron can then induce fission in other nearby uranium nuclei, creating a chain reaction. The reaction release energy. The extra binding energy released in the form of gamma ray and through the kinetic energy of the particle produced. तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा थर्मल न्यूट्रॉन है वो काम करेगा हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर। उसके बाद क्या है, कुछ एनर्जी हमारी निकलेगी। एनर्जी हमें मालूम है कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद कुछ एनर्जी हमारी साउंड और गामा रेज के फॉर्म में भी निकलती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो
यूरेनियम का है वो होता है लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी वाले कर्व में देखा। और ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम है। अब क्या है, ये जो स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने आप का फिजन करा लेता है। तो स्प्लिट होने के बाद क्या है, हल्की न्यूक्लियाई बनेगी, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिफरेंस कितना बना, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि हमारे पास 235 न्यूक्लियस हैं और टोटल एनर्जी पर न्यूक्लियस इज अबाउट 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर 1 ग्राम ऑफ प्योर यूरेनियम, अगर हमारे पास 1 ग्राम प्योर यूरेनियम है, दिस वुड कॉरेस्पॉन्ड ए टोटल एनर्जी ऑफ अबाउट टू 9 इंटू 10 9 जूल। फॉर कंपेरिजन 1 ग्राम ऑफ TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन रिलीज अबाउट 4200 जूल। एग्जाम कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं। वेन लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज इनटू ए हेवियर न्यूक्लियाई इट इज कॉल्ड। तो लाइटर न्यूक्लियाई जब हैवी न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, फ्यूजन। जब हैवी न्यूक्लियस डिके होता है 2 या 2 से अधिक फ्रेगमेंट में, तो इसे हम बोलते हैं फिजन। चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन का मतलब ये है कि सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विदाउट द सप्लाई ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को वो अपना न्यूट्रॉन ना दे, इसे हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। और दूसरी होती है रिगार्डिंग चेन रिएक्शन, इट कैन बी इनिशिएटेड इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वन स्लो थर्मल न्यूट्रॉन। जब हमारे पास अवेलेबिलिटी हो किसकी, थर्मल न्यूट्रॉन की। बाय यूजिंग मॉडरेटर फास्ट न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन द सस्टेन चेन रिएक्शन। तो हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं, तो जो भी फास्ट न्यूट्रॉन है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स प्रीसीडिंग जनरेशन। अगर मान चलो के की वैल्यू हमारी 1 से कम है तो रिएक्शन कैसी हो, अंडर क्रिटिकल होगी, क्रिटिकल के। अगर के की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन इज क्रिटिकल एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एट ए स्टेडी रेट। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तो ये सुपर क्रिटिकल का केस होगा और यहाँ पर एक्सप्लोजिव का केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एट एनी जनरेशन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीसीडिंग जनरेशन। द प्रिंसिपल ऑफ चेन रिएक्शन इज गिवन बाई इलेक्ट्रॉन फर्मी, ई जिसे हम फर्मी बोलेंगे। एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल इन एटम बम। तो एक्सप्लोजिव चेन रिएक्शन जो है वो कहाँ काम करता है, जैसे मान लो एटॉमिक बम जो कि ऑपेनहाइमर ने डिजाइन किया था। कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक होता है एटम बम, तो एटम बम में क्या होता है, चेन रिएक्शन आगे आगे क्या होता है, बढ़ता रहता है। जैसे 1 है, आगे बढ़ के क्या हो, 2 बने, फिर से 1 के 2 बने, अब फिर से क्या बन गए, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह बनते रहेंगे। तो ये हमारी होती है चेन रिएक्शन। तो एटम बम में प्रयोग किया जाता है। और जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है, ठीक है, तो डिजाइन की थी किसने, फर्मी ने। एग्जाम्पल हमारे चेन रिएक्शन के जैसे आप देख पा रहे होंगे, 1 से 2, 2 से फिर से कितने बन गए, 4। ठीक है, इस तरह लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन कौन कौन से हैं, नेचुरल यूरेनियम इज मोर देन नेचुरल यूरेनियम विच डज नॉट रेयरली अंडरगो फिजन। तो ये नेचुरल यूरेनियम जो है हमारा 238 और ये हमारे फिजन नहीं होते हैं। नेचुरल एनरिच टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वानवे यूरेनियम 235। दिस इज डिफिकल्ट इन engineering process. If the piece of uranium is small, many of the nuclei are close enough to the surface to the release neutron, which escape before including another fission event. The critical mass is the minimum amount of the nuclear fuel material needed to sustain a chain reaction. Self-sustained nuclear fission reaction without the supply of neutron फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे,
चैन रिएक्शन पढ़ेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होगा, क्रिटिकल मास। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर फिजन इज यूज इन कंट्रोल वे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग हम पावर प्लांट में करते हैं। सेफ्टी इज ऑलवेज ए मेजर कंसर्न, तो यहाँ पर सेफ्टी मेजर कंसर्न एट ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में। सारे रिएक्टर हमारे डिजाइन होते हैं विद एक्सटेंसिव सेफ्टी फीचर के साथ। Azolotech design include passive safety features that do not require manual operation or electronic feedback to deal with emergency situation. कंपोनेंट क्या होते हैं पावर प्लांट के, तो ये हमारा पावर प्लांट है, कोई हॉट वाटर है, इसके बाद क्या है, प्रेशराइज रिएक्टर है, ये हमारे कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, रिएक्टर है, कोहरा है ये, ठीक है। इस तरह से क्या है, जाके हॉट वाटर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, स्टीम है, तो यहाँ से स्टीम जाएगी, स्टीम हमारी कंडेंसेट होगी, फिर से पानी बना देगा ठंडा, कंडेंसेशन लगा हुआ है। इसके बाद क्या, ये टरबाइन है, जनरेटर है, इस तरह से क्या बत्ती बनती है। तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप, एक क्या है, ठीक है। तो इसमें पानी क्या है, ये लगा हुआ है, पानी गर्म होता है, ऊपर गया इधर इसमें, इसके बाद ये ठंडा हुआ। फ्यूल रॉड जो है कंटेन करते हैं यूरेनियम दैट कैन बी एडिड और रिमूवल फ्रॉम द कोर व्हाइल द रिएक्टर इज ऑपरेटिंग। तो जो फ्यूल रॉड होती हैं, फ्यूल रॉड, ठीक है, उनमें किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल रॉड होती है, वो कंटेन करती हैं क्या, मटेरियल दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ठीक है। They can be inserted or removal from the core or control the number of free neutron and adjust the fission rate, और ये फिजन रेट को एडजस्ट करती है। मॉडरेटर का काम होता है कि स्लो डाउन कर देना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को, जो भी न्यूट्रॉन है वो फास्ट मूव करते हैं, मतलब फिजन जल्दी जल्दी करा रहे हैं, उसको क्या कर दे, मॉडरेट कर दे, स्लो डाउन करा दे। तो हैवी वाटर जैसे ग्रेफाइड हो गया, ये मॉडरेटर का काम करते हैं। तो न्यूक्लियर उसमें रिएक्टर में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैवी वाटर का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। इट आल्सो कैरीज अवे heat to separate steam engine where a generator convert it into electrical energy। अब यहाँ पर क्या है, जो कैरी होती है हीट, उसके बाद क्या होता है, स्टीम इंजन लगा होता है, बाद में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है। दिस हीट इंजन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर काम करता है। प्रोसेस इज टू न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा होगा, फिजन। फ्यूल रॉड क्या कंटेन करती है, 92 यूरेनियम 235। न्यूक्लियर रिएक्टर आर तीन टाइप के होते हैं, पहला रिसर्च रिएक्टर, दूसरा ब्रीडर और तीसरा पावर रिएक्टर। रिसर्च रिएक्टर में क्या होता है, दे प्रोड्यूस न्यूट्रॉन एंड रेडियो आइसोटोप नीडेड फॉर रिसर्च, ठीक है, जैसे अप्सरा हो गया, साइरस हो गया, ये हम लोगों ने वुडमा, बार्क। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्ट नॉन फिजनेबल मटेरियल लाइक यूरेनियम 238 जो फिजनेबल नहीं है, इसको फिजनेबल में कन्वर्ट कर देता है, आल्सो जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, तो ये होता है ब्रीडर रिएक्टर। तीसरा होता है पावर रिएक्टर, दीज आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे तारापुर, आप लोगों ने कलपक्कम, कोटा, नरौरा, ठीक है। द पावर आउटपुट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज गिवन बाय, आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर एन अपॉन में टी, एन क्या, नंबर ऑफ फिजन टेकिंग प्लेस इन टाइम टी, ई क्या होगा, एनर्जी रिलीज पर फिजन। मान लो x ग्राम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल ऑफ मास नंबर ए अंडरगो फिजन इन अ टाइम t, E is energy release per fission, then the power output of the nuclear reactor is given by P बराबर NEX अपॉन में 80। वार्क हैज 4 रिसर्च रिएक्शन इन इंडिया, वार्क की कितनी है, 4 रिसर्च रिएक्टर हैं। पहले है अप्सरा जो कि 4 अगस्त 1956 में बना, दूसरा साइरस कनाडा में, जर्लिना, उसके बाद पूर्वा। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होती है इन विच कंट्रोल चेन रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है और रिलीज करती है अमाउंट हीट ऑफ एनर्जी, और ये कन्वर्ट करती है हीट को कहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर द प्रिंसिपल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, द चेन रिएक्शन इज मेड पॉसिबल टू स्लो
स्लोइंग डाउन द फिजन न्यूट्रॉन यूजिंग मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसको स्लो डाउन कराते हैं। तो ये पूरा हमारा बना हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से। ये कंडेंसेटर है, इस तरह से पानी जाती है, ये हमारी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ गर्म पानी होता है रिएक्टर में, जाने के बाद यहाँ पे ये टरबाइन है, ये घूमती है। ठीक है, ये पानी है। ठीक, और ये घूमने के बाद क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फर्दर फिजन। एसेंशियल फीचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आर फ्यूल मॉडरेटर, कंट्रोलिंग रॉड, रेडिएशन शील्डिंग एंड रिफ्लेक्टर। तो ये हमारे कुछ उसके कंपोनेंट हैं, जैसे रिफ्लेक्टर, कूलेंट, ये ठंडा करने का काम करता है गर्म पानी को, वाटर फ्रॉम कंडेंसर, ठीक है, स्टीम, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। फ्यूल हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस इन द कोर ऑफ द रिएक्टर। इट कंटेन एरिच यूरेनियम एज ए फ्यूल। तो यहाँ पर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। फ्यूल रॉड आर टाइटली इसके सील्ड इन एल्युमिनियम सिलेंडर। एल्युमिनियम सिलेंडर में टाइटली बनी हुई होती है। ब्रीडर रिएक्टर है नॉन फिजिबल यूरेनियम 238 इज कन्वर्टेड इनटू फिजिनेबल मटेरियल एंड प्रोड्यूस मोर देन कंज्यूम। यहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर भी होती है, जो कि नॉन फिजिनेबल मटेरियल को क्या करती है, फिजिनेबल में कन्वर्ट कराती है। मॉडरेटर का काम होता है कि जो कोर कंटेंट है मॉडरेटर, ये स्लो डाउन कराया जाता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को। हैवी वाटर का हम प्रयोग करते हैं या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, जो भी चाहे रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर वो कंट्रोल होती है बाय इंसर्टिंग द कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, बोरोन और कैडमियम रॉड, इसका प्रयोग होता है कंट्रोलिंग रॉड विच हैव हाई एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कूलेंट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज डेवलप, ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, हीट डेवलप होती है रिएक्टर में, तो ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, रेडिएशन शील्डिंग और रिफ्लेक्टर क्या करते हैं, द कोर ऑफ सराउंडिंग बाय रिफ्लेक्टर टू रिफ्लेक्ट एस्केप न्यूट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन फिजन प्रोसेस। और जो भी फिजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन, थिक वॉल ऑफ द सीमेंट, कंक्रीट, स्टील एंड लेड आर प्रोवाइड अराउंड द रिएक्टर। और जो रिएक्टर के चारों तरफ है वो हम बहुत मोटी मोटी दीवारें बना देते हैं, किसकी, सीमेंट, कंक्रीट की, स्टील की और लेड की, जिससे कोई मनुष्य वगैरह आए उसके पास तो कोई खतरा ना रहे। हीट जनरेटर इज यूज फॉर हीटिंग वाटर एंड प्रोड्यूसिंग स्टीम। स्टीम रोटेट टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टीम क्या होती है, टरबाइन को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एमसी कुछ देख लेते हैं। द कंट्रोल रॉड इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। तो कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, बोथ ए एंड बी, बोरोन और कैडमियम। चेन रिएक्शन जो होती है वो पॉसिबल है बाय स्लोइंग डाउन द फिजन न्यूट्रॉन यूजिंग मॉडरेटर। क्या होगा, मॉडरेटर कहें तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो हमारे ज्वाइन हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद क्या है, एक स्टेबल नया पार्टिकल बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान चलो हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाए, हीलियम बनाए, और इतनी इलेक्ट्रिक हमारी एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज इज अबाउट टू 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। दिस हैज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिजन। तो फिजन से ये ज़्यादा है। 0.7% ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन बोथ द साइकिल। टोटल एनर्जी रिलीज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन कितनी है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन स्टार्ट हुज इंटीरियर टेम्परेचर आर लेस देन दैट ऑफ सन प्रोटॉन या प्रोटॉन साइकिल टेक प्लेस। इन स्टार whose interior temperature greater than that of sun, carbon nitrogen cycle take place. In sun both cycle occur with the equal. Nuclear fission is the process by which energy emit by start. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यार फ्यूज होता है और हीलियम बनाता है, हैवी एलिमेंट। ठीक है, फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन सन में भी हो सकती है, सन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द कोर। ठीक है, टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑन अर्थ यू हैव गिव न्यूक्लियाई हैवी हाई एनर्जी एंड कीप देम क्लोज टुगेदर। दोनों क्लोज रहा एंड हायर टेम्परेचर
10⁶ केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर फ्यूजन पावर प्लांट आर बीइंग बिल्ट। द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस बाई, हाइड्रोजन का टेक कैसे होता है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड इन स्टार्स ऑफ कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर रेड ड्वार्फ, जहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पूरा ये, तो ये हमारा पूरा क्या था, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में हम लोगों ने बात की। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।